हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं महाजनपद पीरियड्स को लेकर। ठीक है। इससे पहले हम लोग ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात कर चुके हैं। तो दोनों की कंपैरिजन स्टडी भी कर ली, कंपेयर भी कर लिया। ओके। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि इस पीरियड को हम महाजनपद क्यों बोल रहे हैं। ओके। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वैदिक पीरियड में हम लोगों ने जन के बारे में पढ़ा था। जन मीन्स कबीला, क्योंकि वो कबीलाई लोग थे। एक जगह टिक कर परमानेंट सेटलमेंट तो उनका था नहीं। ठीक है, आज यहाँ है तो कल उधर है। उसके बाद जब हम लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि जन और जन मिलकर क्या बन गए, जनपद का निर्माण कर लिया उन्होंने। ओके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में आयरन डिस्कवर हो गया था। और आयरन डिस्कवर जब हो गया था तो उनका जो प्राइमरी सोर्स था, ठीक है, वो हो गया क्या, एग्रीकल्चर। जबकि ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था, ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में वो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करते थे। तो जब एग्रीकल्चर हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि आज मैं यहाँ गेहूं उगा देता हूँ और तब तक के लिए मैं दूसरी जगह चला जाऊँ, वहां शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब जब एग्रीकल्चर करेंगे तो उन्हें एक जगह सेटल भी होना पड़ेगा वहीं पर। तो इस वजह से परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर आया, वो आया था लेटर वैदिक पीरियड में। अब परमानेंट सेटलमेंट आया तो हर कोई अपनी जमीन में बढ़ाना चाहता है। तो आपस में लड़ाई होती थी। आपको पता है कि आर्य और अनार्य दोनों के आपस में लड़ाई वगैरह भी होती थी। तो जन, एक जन ये है, एक जन ये है। तो जब इन दोनों में युद्ध हुआ, ठीक है, लड़ाई वगैरह हुई, तो जौन भी जीते तो वो खुद को, जो दूसरा वाला है जो हारा है, उसको खुद में इन्वॉल्व कर लेता था। तो इसका एरिया जहां इतना था, अगर इसको जीत गया तो इसका एरिया बड़ा हो गया। ओके। तो ऐसे ही बहुत सारे जन जन जो मिले हैं वो जनपद बने, और बहुत सारे जनपद मिलकर आगे महाजनपद का निर्माण कर लिए। ओके। तो इस वजह से हम इसे महाजनपद बोलते हैं। अब महाजनपद बोलते हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि कितने महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद थे। इसमें से भी अब ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई वगैरह रुक गई, तो आपस में लड़ाई वगैरह भी होती रहती थी। तो फाइनल में जो सबसे ताकतवर बचे थे वो थे फोर, चार। इसके बाद भी सबसे लास्ट में जो बचा वो था मगध, सबसे ताकतवर। क्यों मगध बचा, सबसे ताकतवर क्यों बना, उसके पीछे क्या रीजंस थे, ठीक है, कहाँ इसका वर्णन मिलता है हमें, किस, कैसे पता चलता है, तो वो सारी चीजें हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि रीजंस क्या थे इसके पीछे डेवलपमेंट ऑफ जनपद। ठीक है। तो पहला रीजन तो ये था कि भैया आर्यन, आयरन का रूज, ठीक है, लोहे का 6th सेंचुरी में लार्ज स्केल पर होने लग गया था। ओके। दूसरा है कि आयरन वेपन्स का यूज होने लग गया था जो कि में वार में मेन रोल प्ले करते थे। तीसरा ये है कि आयरन टूल्स का यूज हम एग्रीकल्चर में यूज करने लगे थे। ओके, पीजेंट्स किसान वगैरह जो थे, ग्रेन्स उगाने में, ग्रो करने में। ठीक है। अब जब आयरन वगैरह का यूज करने लगे थे तो उनका जो कंजप्शन था उससे कहीं ज्यादा ग्रेन्स उगाए उन्होंने, ठीक है, ग्रो किए। जिसका मतलब है कि सरप्लस प्रोडक्शन वगैरह जो उनका हुआ था, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ था। अब इस सरप्लस प्रोडक्शन का यूज कहाँ पर किया उन्होंने, उसे कलेक्ट करके मिलिट्री यूज में, ओके, ट्रेडिंग में, इन सब में उन्होंने यूज किया। तो इसके पीछे के रीजंस थे आयरन, मेन चीज जो थी वो आयरन था। ओके। जो कि डिस्कवर होना शुरू हो गया था और ज्यादा मात्रा में हमने देखा भी था कि पिछली वीडियो में कि जो आयरन के जो एविडेंसेस वगैरह है वो हमें अतरंजी खेड़ा से मिले थे। ओके, लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है। अब यहाँ तक आते आते आयरन का एक लार्ज स्केल पर यूज होना शुरू हो गया था। उसके बाद बात करते हैं कि ये देखो, ये महाजनपद की एक इमेज है। ठीक है, 16 महाजनपद। अब देखो यहाँ पर जो दिया गया वो वही बताया है जो मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो जन थे, जिसका मतलब कबीला, जो ऋग्वैदिक पीरियड में, ओके, ऑफ द ऋग्वैदिक पेज गेव अवे, गेव वे टू राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट जनपद्स। अब देखो जन और जन मिलकर, जो मैंने आपको पहले ही बताया, वो जनपद बन गए कहाँ पर, लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड। और उसके बाद जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण कर लिए। अब इनके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, तो इनके बारे में पता चलता है एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अंगुत्तर निकाय, यहाँ से। और प्लस एक जैन लिटरेचर है, कौन सा, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इन दोनों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है।
ओके। अब यहाँ पर यही बताया गया था, इन कोर्स ऑफ टाइम स्मॉल एंड वीक किंगडम्स आइदर सबमिटेड टू द स्ट्रॉन्ग रूलर्स और ग्रेजुअली गॉट एलिमिनेटेड। मतलब जो कमजोर, जो महाजनपद थे, उनको जो ताकतवर महाजनपद ने उन पर अपना कब्जा किया और उन्हें अपने में शामिल कर लिया। ओके। फाइनली जो मिड 6th सेंचुरी तक जो बचे थे वो केवल 4 ही बचे थे किंगडम, जिनमें वत्स, अवंती, कौशल और मगध ये सरवाइव कर रहे थे। अब इनके बाद भी लास्ट में एक ही बचेगा, वो था मगध। ठीक है। बट मगध को जानने से पहले पहले हम जानते हैं इन तीन के बारे में, वत्स, अवंती और कौशल के बारे में। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कौशल के बारे में बताऊं तो कौशल की कैपिटल क्या थी? अयोध्या। ओके। अगर इंपोर्टेंट रूलर वो थे प्रसेनजीत। ठीक है। तो वो थे प्रसेनजीत, और जिनकी सिस्टर की शादी हुई थी किससे? बिंबिसार से। क्योंकि बिंबिसार के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अब उसकी शादी हुई थी किससे? उसकी बहन से, प्रसेनजीत की बहन से, और उन्होंने कंटेंट साक्य के लिए। उसके बाद बात करते हैं वत्स किंग। वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी, और इसके इंपोर्टेंट रूलर थे उदयन। अब उदयन तो थे ही, इसका जिक्र जो है वो एक बुक में मिलता है। ठीक है। जिसका नाम है, एक संस्कृत का नाटक है, कौन सा? स्वपन वास दत्ता। तो इसमें इस उद्यान के बारे में जिक्र मिलता है, और जिसके लेखक कौन है? भास। और ये है क्या स्वपन वास दत्ता? ये एक संस्कृत नाटक है। संस्कृत, संस्कृत प्ले नाटक। ओके। तो याद रखना है, बुक के बारे में पूछ सकता है कि ये क्या है, तो वो एक संस्कृत प्ले है, संस्कृत नाटक है। ओके। तो इसमें मिलता है इसके बारे में वर्णन। और इसमें एक चीज और बताई गई है कि जो वत्स के अंदर जो कुरु ये थे, ये लोग यहाँ से आके हस्तिनापुर, जो कुरु है, केम फ्रॉम हस्तिनापुर एंड सेटल्ड हियर ड्यू टू फ्लड। फ्लड की वजह से यहाँ पर सेटल हो गए थे वत्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अवंती की। तो अवंती कैपिटल है उज्जैन और महिष्मति। इसके इंपोर्टेंट रूलर की बात करें तो वो है चंद प्रद्योत। ओके। जिनकी शादी हुई थी वासुदत्त, द डॉटर ऑफ उद्यन। उद्यन की जो बेटी थी देया। ओके। उद्यन, इनकी बेटी से शादी हुई थी। ठीक है। और उन्होंने पेट्रोनाइज किया था किसको? बुद्धिज्म को। तो उन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया था, अपने यहाँ संरक्षण दिया था। ठीक है। अब हमने अवंती के बारे में देखा, और किसके बारे में? कौशल के बारे में और वत्स के बारे में। इन चीजों के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं मगध की, तो मगध के बारे में मेन चीज अभी तो हम आगे पढ़ेंगे, बट इसके बारे में एक चीज बता दूं कि इसकी जो कैपिटल थी वो पहले क्या थी? राजगिरी थी स्टार्टिंग में। उसके बाद कैपिटल ट्रांसफर हुई, वो क्या बनी? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र के बारे में अगर देखा जाए तो भाई दो चीजें हमें जाननी है, कि पाटलिपुत्र को बसाया था किसने? बसाया था आजा शत्रु ने। बट इसे कैपिटल किसने बनाया था? कैपिटल बताया था उदयन ने, जो आजा शत्रु का बेटा था, तो उसने उसे कैपिटल बनाया था। ठीक है। अब बात करते हैं हम मगध एम्पायर की। ओके। तो मगध एम्पायर में अगर मैं बात करूं तो इसके डायनेस्टीज, इसके अंदर कौन कौन से वंश वगैरह जो चले थे। ठीक है। तो कौन कौन सी डायनेस्टीज यहाँ पर आई, और उनके जो मेन मेन जो राजा थे। ठीक है। तो उनके बारे में जानना है, सबके बारे में हमें नहीं जानना है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ओके। तो फर्स्ट अगर बात करें तो वो थी हरियन डायनेस्टी, और जिसमें सबसे पहले जो राजा थे वो थे बिम्बिसार। बिम्बिसार की मेन जो पॉलिसी थी अपने राज्य को बढ़ाने की, ठीक है, वो क्या थी? वो थी एक तो आपस में एग्रीमेंट वगैरह कर लो, सुलह वगैरह से, या फिर शादी, मैरिज, मैरिज अलायंस से, और या फिर लड़ाई झगड़ा तो है ही फिर। ओके। तो उसकी वजह से अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन की उन्होंने। और उन्होंने शादियां वगैरह के बारे में देखा जाए तो एक थी कौशला देवी, सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत। हमने देखा था प्रसेनजीत कौशल का राजा था। ठीक है। तो उनसे शादी की तो काशी मिल गया। चेलना जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, उनसे वज्जी मिल गया, वज्जी सिंह, वज्जी संघ। ठीक है। तो और उसके बाद
इन्होंने क्या किया कि जो चंद प्रद्योत थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अवंती, अवंती का राजा था, तो उनको क्या हुआ कि ये बीमारी से ग्रसित हो गए। तो बीमारी वगैरह ऐसी होगी कि उन्होंने बहुत सारे वैद्य वगैरह को दिखा लिया, बट ठीक नहीं हो पाए। तो बिंबिसार के राज्य में एक वैद्य रहते थे, वैद्य जीवक। तो बिंबिसार ने जीवक को इनके पास भेजा ताकि इनका इलाज हो जाए। और जब वेदक ने इनका जीवक ने इनका इलाज कर दिया, तो इन्होंने आपस में मित्रता कर ली। ओके, तो अवंती लेटर बिकम फ्रेंड्स, तो मित्रता हो गई, तो इस वजह से ये भी आपस में इनके साथ हो गई, तो इनकी स्ट्रॉन्ग, इनकी पोजीशन जो थी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। इन्होंने एम्बेसी फ्रॉम गंधार किंग, और ये कंटेम्पररी किस किस के थे, एक तो वर्धमान महावीर के और गौतम बुद्धा के, वो इनके कंटेम्पररी थे। ओके, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इन्हें मार दिया गया था, जिसे इन्हें जो ये डायनेस्टी है इनको पितृहंता भी बोलते हैं। ओके, पितृहंत मतलब पिता को मारकर खुद ने गद्दी प्राप्त की है। तो इनका जो बेटा था वो था अजाशत्रु, तो अजाशत्रु ने इनको मार दिया और उसके बाद खुद राजा बन गया। बात करते हैं अजाशत्रु की। तो अजाशत्रु के बारे में देखा जाए तो जो अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाया था इन्होंने, मतलब जितनी जल्दी हो सके विस्तार कर लो और बड़ा विस्तार करो। ओके, लड़ाई लड़ी कौशल और वैशाली के अपोजिट में। आफ्टर विनिंग वज्जी संघ, अच्छा वज्जी संघ को कैसे जीता था, तो इसके बारे में एक स्टोरी है कि इन्होंने, इनका एक मंत्री था, वश्याकार जिसे हम बोलते हैं, वश्याकार। तो इन्होंने एज ए गुप्तचर, मतलब सीक्रेट एजेंट के बेस पर उन्होंने वज्जी में भेजा था, ताकि जो वज्जी जो किंगडम है उसमें फूट डाल सके और वो आपस में अनयूनिट हो जाए और उसे जीत ले। और वही हुआ भी, तो इन्होंने ऐसे ही उसे जीता। तो वज्जी को जीतने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि जो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है पाटलिपुत्र की, और फोर्टिफाइड इट टू सर्व एज कन्वीनियंट बेस ऑपरेशन अगेंस्ट वैशाली। वैशाली के अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया था कि भैया पाटलिपुत्र में अपनी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस बनाई और उसे फोर्टिफाइड कराया। ओके, उसके बाद उन्होंने यूज ऑफ स्टोन थ्रोइंग कैटापुल्ट्स, ये देखो ये एक तरह का क्या है, औजार हथियार, जिसका यूज उन्होंने लड़ाई वगैरह में किया था चैरियट अगेंस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू महावंश, ही कंस्ट्रक्टेड सेवरल चैत्य एंड विहार, उन्होंने बहुत सारे चैत्य और विहार भी बनाए थे। ओके, महावंश के अकॉर्डिंग। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फाउंड किया था पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र को बसाया था इन्होंने। ओके, इसके बाद अगर नेक्स्ट किंग की बात करें तो वो थे उदयन। उदयन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा कुछ जानना नहीं है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किसको, पाटलिपुत्र को क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था। ओके, कैपिटल ट्रांसफर हुई थी, तो बस उतना ही। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डायनेस्टी थी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में अगर देखा जाए तो एक चीज और है कि जो अजाशत्रु थे, अजाशत्रु के टाइम में बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, बौद्ध संगीति हुई थी पहली, फर्स्ट फर्स्ट बौद्ध संगीति अजाशत्रु के टाइम में ही हुई थी। ओके, और मेन बौद्ध संगीति होती क्या है, वो होता है कि बौद्ध जो विद्वान थे उनका एक संगम होता है। ओके, तो वो चीजें यहाँ पर हुई थी। शिशुनाग डायनेस्टी की बात करें तो शिशुनाग डायनेस्टी, उसमें क्या है, उसमें एक मेन ही राजा जिसके बारे में पढ़ना वो थे खलासोक, जिसके टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। ओके, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। और इन्हें जो किल्ड कर दिया गया था, मार दिया गया था, फाउंडर ऑफ नन डायनेस्टी। नन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे कौन थे, महापद्म नंद, तो उन्होंने इन्हें मार दिया था। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नंद डायनेस्टी की। नंद डायनेस्टी में महापद्म नंद के बारे में जानते हैं। अब इनके बारे में एक स्टोरी वगैरह ये है कि ये भैया वहां पर क्या थे, तो इनकी माँ वगैरह कोई दासी वगैरह थी वहां पर, तो उनके जो पुत्र थे ये, ठीक है, फर्स्ट जो नॉन क्षत्रिय थे। ओके, तो अपरूटेड द क्षत्रिय डायनेस्टी एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ एकराट, तो उन्होंने एकराट की उपाधि ली थी। ओके, और हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन है कलिंगराज खारवेल का, तो उससे पता चलता है कि भैया कन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, कलिंग के साथ उनकी लड़ाई वगैरह हुई थी। ओके, और वहां से क्या किया था इन्होंने, महापद्मनंद। ओके, इनकी लड़ाई वगैरह हुई थी। तो ये कहाँ से पता चलता है हमें, हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन से। उसके बाद
इनके बारे में एक दो चीजें और हैं कि इन्होंने महापद्म नंद ने क्या करवाया था, इन्होंने तंसुली नहर थी एक, ओके, इसका निर्माण करवाया था, ओके, इसे बनवाया था तंसुली नहर को, और पंजाब को विजय किया था इन्होंने, पंजाब जीता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रूलर था धनानंद, नंद डायनेस्टी का। तो ये लास्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी की, ओके। अब उनके पास पावरफुल आर्मी वगैरह, वेल्थ वगैरह, ये सारी चीजें तो थी। वेल्थ मेंशन की गई है संगम टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, आहान्नानुरु, संगम टेक्स्ट है आहान्नानुरु में, बाय द पोइट मामूलर, ऑप्रेसिव वे ऑफ टैक्स कलेक्शन। तो टैक्स कलेक्शन के बारे में और उनके जो वेल्थ है, कितनी प्रॉपर्टी वगैरह थी, वेल्थ वगैरह कितनी थी, तो उसके बारे में संगम टेक्स्ट में बताया गया है, ओके। और इसी के टाइम में जो हम जानते हैं कि सिकंदर जो था, तो उसने यहाँ एरियाज पर आक्रमण करने का विचार भी किया था। तो इसी के टाइम पीरियड पर यहाँ पर आक्रमण भी किया था व्यास के वेस्ट तक, ओके। और धनानंद का एक मंत्री था जिसे हम बोलते हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी या महामंत्री था, कौन, अमात्य राक्षस। अब अमात्य राक्षस को राजनीतिक चालों से, अपने जो पॉलिटिकल वे से जो पराजित किया था, वो किसने किया था, चाणक्य ने, ठीक है। जिसके बारे में पता चलता है हमें किससे, मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस है क्या, बुक है किसकी, विशाख दत्त की, ठीक है। तो ये सब हो गया नंद डायनेस्टी के लिए, और उसमें भी धनानंद के बारे में। अच्छा, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि भैया हमारे 16 महाजनपद थे। अब 16 महाजनपद में ये सारे जितने भी महाजनपद थे, ज्यादातर तो हमने देखा है कि वो भैया विंध्य के, जो यहाँ विंध्यन रेंज है, ठीक है, उसके नॉर्थ में थे। तो विंध्य के साउथ में भी कोई एक आध महाजनपद था, तो हाँ, अस्मक, ठीक है, असम महाजनपद विंध्य के दक्षिण में थे, और कैपिटल क्या थी, पोत्तन, ओके। और ये कहां पर था, अशमक, ये था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने इनकी डायनेस्टीज वगैरह के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर निकल कर आती है कि भैया हम लोगों ने ये तो देख लिया कि लास्ट में 4 बचे थे, ओके। सबसे जो ताकतवर, जो पावरफुल किंगडम थे, वो बचे थे 4। हमने देखा था मगध, कौशल, वत्स और अवंती, जिसमें से कौशल, अवंती और वत्स भी बाद में जीत ली गई, और सबसे लास्ट में जो सबसे ताकतवर बचा था वो था मगध। अब रीजन क्या था मगध को, ठीक है, सक्सेस के, मतलब इतने सक्सेस कॉजेज ऑफ मगध, उसके कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ मगध वो क्या थे, क्या रीजन था कि भैया मगध जो है इतना ताकतवर रहा। सबसे पहले तो हम इसके जो मेन, जो इसका जो दुश्मन था, जो ओपोनेंट था, वो था अवंती, ओके। मेन तो अवंती था, अब जिसे बाद में हरा दिया गया, जिसे बाद में जीत लिया गया, ओके। अब अवंती को जीत लिया। अब उसके बाद सक्सेस कैसे हुई, सबसे पहले तो ये था कि भैया एंथेस्टिक और एम्बिजियस रूलर थे, मतलब ताकतवर और प्रभावशाली राजा हुए हैं, ओके, मगध में। कौन कौन से, लाइक बिम्बिसार हो गए, अजाशत्रु, महापद्मनंद, ओके। प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन डिपॉजिट्स वगैरह नियर राजगीर, राजगीर पर आयरन वगैरह मिलना, उसकी खोज, ठीक है, जो वेपन्स बनाने में यूज किया गया जिसका। पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, कैपिटल्स की जो कैपिटल थी, क्या थी, पाटलिपुत्र। तो ये क्या थी कि ये चारों तरफ से नदियों से, पहाड़ों से घिरी हुई थी, ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी इसकी। और मगध खुद सिचुएटेड था फर्टाइल एरिया में, वेयर जहां पर पीजेंट्स वगैरह जो थे, जो किसान थे, वो ग्रो करते थे ग्रेन्स इन सरप्लस। अगर सरप्लस है तो टैक्स वगैरह मिलेगा, और पैसा वगैरह भी आएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर थी, जिसका यूज किया गया उन्होंने अपने आप को ताकतवर बनाने में, ठीक है, फोर्टिफाइड करने में, ताकि बाहर से जो भी आक्रमण वगैरह हो उससे निपटा जा सके, सेना को बढ़ाने में, उसको, ठीक है, बढ़ाने में, उसको हथियार प्रोवाइड कराने में। फिर मिलिट्री के अंदर एलिफेंट्स वगैरह थे, ठीक है, मिलिट्री में एलिफेंट्स, और
अनऑर्थोडॉक्स करेक्टर ऑफ मगध सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम ज्यादा नहीं थी, ये सारी चीज मतलब सब मिलकर रहते थे, ठीक है। फिर शेयर्ड हैप्पी रेशियल एडमिक्सचर एंड वर एंथुसियास्टिक फॉर एक्सपेंशन, तो सभी लोग एक्सपेंशन चाहते थे, ठीक है। उपजाऊ जमीन थी, खेती ज्यादा थी, टैक्स कलेक्शन ज्यादा था, एलिमेंट्स थे आर्मी में, कास्ट सिस्टम ज्यादा नहीं थी, ताकत है, प्रभावशाली राजा थे, लोहे का मिलना हो गया, हथियार वगैरह बनाने में यूज होने लगे, स्ट्रेटेजिक पोजीशन हो गई कैपिटल्स की। तो ये सारे रीजंस थे कि ये इतना आगे बढ़ गया और इतना सक्सेसफुल रहा, और सबसे लास्ट में अकेला ही किंगडम था जो बाहर निकल कर आया, बाकी सब एक दूसरे में विलीन हो गए, सबको जीत लिया और हराया भी इसने सबको सबको। ओके, तो ये इसके पीछे का एक रीजन था। तो यहां तक तो हमने देख लिया कि भैया महाजनपद में से कौन कौन से महाजनपद बचे और लास्ट में कौन सा बचा, रीजन क्या था। ओके, मेन मेन राजा कौन कौन से थे और महाजनपद आए कि उनका रीजन क्या था डेवलपमेंट का। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भैया, अब मैंने आपको बताया था कि सिकंदर का आक्रमण हुआ, क्या सिकंदर से पहले भी किसी का आक्रमण हुआ? तो हाँ भैया, उसमें भी हुआ। तो उसमें ईरानी और मकदूनियाई जो इन्वेशंस थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं ईरानिया और मैकडोनियाई इन्वेशंस के बारे में। अब इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे ईरानियों के बारे में। तो उसमें जो सबसे पहले आया था वो कौन आया था, वो अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब सारे, यहाँ पर सबसे ज्यादा सबसे मेन किंगडम क्या था, वो था मगध। जब मगध निकल कर आया तो मेन जो इनका जो एरिया था वो क्या था, वो तो यहाँ का एरिया था। अब जो वेस्ट वाले एरिया है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जनपद वगैरह जो महाजनपद वगैरह थे, एक दो, ठीक है, गांधार था, ओके, गांधार वगैरह। तो वहां पर जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो ये एरिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिटी है वो नहीं रह पाएगी, एकता नहीं रह पाएगी, डिसयूनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब जब डिसयूनिटी हो जाएगी, ज्यादा यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह का काम नहीं होगा, तो बाहर से आकर जो भी इन्वेजन्स थे वो यहाँ पर अगर आक्रमण करते हैं, तो क्या यहाँ के जो राजा हैं वो उनके सामने टिक पाएंगे? तो नहीं। और हुआ भी यही कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल प्रिंसिपलिटीज गॉट मर्ज इनटू मगध, मगध में विलीन हो गए वो तो नॉर्थ ईस्ट वाले यहाँ पर, और डिसयूनिटी हो गई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। अगर डिसयूनिटी हो गई तो उसका परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर आक्रमण हुआ ईरानियों का। अब जब ईरानियों का आक्रमण हुआ तो क्या हुआ, जो पर्शियन इन्वेशंस आए थे, पर्शियन ईरानियन जो ये आए थे, ठीक है, तो उनमें सबसे पहला था साइरस। अब साइरस ने, ठीक है, साइरस ने क्या किया था, कैप्चर किया था गंधार रीजन को। अब मैंने आपको बताया था कि गंधार वगैरह वहां पर थे, उसको कैप्चर कर लिया। ऑल इंडियन ट्राइब्स टू द वेस्ट ऑफ इंडस रिवर सबमिटेड टू हिम एंड पेड ट्रिब्यूट। अब देखो उसके सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया, जो वहां पर थे, टिक ही नहीं पाए भाई। उसके बाद आया डेरियस, जो कि ग्रैंडसन था साइरस का, कन्क्वेस्ट किया था उसने इंडस वैली वाले रीजन को, जीता, और पंजाब को अनेक्स किया था, मेड दिस एरिया 20 प्रोविंस ऑफ ईरानियन एम्पायर, ठीक है। और ईरानियन अपना जो ईरान का एम्पायर था पूरा पूरा, उसका 20वां प्रोविंस किसे बनाया, इस एरिया को बनाया, जिसको इसको जीता था। पंजाब वाला एरिया हो गया और इंडस वैली बना दिस एरिया प्रोवाइड। अब उसके बारे में कहावत है कि भैया वो 300 टैलेंट सोना यहाँ से लेकर गया था, ओके। 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एशियन प्रोविंस, जो एशियन प्रोविंस थे, तो उसके जो टोटल रेवेन्यू का 1/3 पार्ट जो था वो यहाँ से लेकर गया था, 360 टैलेंट सोना। उसके बाद जर्सेक्स आया, उसने डिप्लॉयड किया था यहाँ पर, यहाँ के जो मतलब अपने अपोनेंट थे, ठीक है, उनके अपोजिट में इन्फेंट्री या कैवलरी, ओके, मतलब एक तरह से इन्फेंट्री, कैवलरी सेना, घुड़सवारी सेना हो गई, ओके, वो सारी चीजें उसने उनके अपोजिट में यहाँ पर स्टैंड अप की ताकि उनसे फाइट कर सके, ओके। उसके बाद डेरियस थर्ड, वो लास्ट रूलर था। तो जो जो कुछ कहीं से हमें जानकारी मिलती है, थोड़ा बहुत यही जानना है हमें, उसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाना, ओके। ये एक मैप है। उसके बाद अब देखो वो आए थे यहाँ पर, अगर हमारे इंडिया में अगर वो आ रहे हैं रानी या पर रानी अगर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। जो भी पर्शियन इन्वेशन आए या ईरानी इन्वेशन आए, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा हमारे, तो उनके इन्वेशन का पहला तो ये है कि ट्रेड और कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड ईरान, इंडिया और ईरान के बीच कॉमर्स और ट्रेड वगैरह होना शुरू हो गया, ठीक है। ईरानियन कॉइन्स फाउंड, ईरानियन सिक्के पाए गए यहाँ पर। फिर ईरानियन ब्रॉट स्क्रिप्ट और खरोष्ट लिपि लेकर आए थे अपने साथ।
अच्छा, हमने लोगों ने ब्राह्मी, खरोष्टी ये लिपि के बारे में पढ़ा है। तो खरोष्टी लिपि कौन लेकर आए थे? ईरानी लेकर आए थे। इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है मॉडर्न आर्ट में, मोनोलिथिक पिलर्स, बेल शेप्ड एबेकस, ठीक है। तो उनकी जो ईरानियन की आर्ट थी, खैर वो चीज अलग है कि ये जो पिलर है ना, जो मौर्यन पिलर जो था, जो अशोक टाइम बनाया था, वो मोनोलिथिक था। मतलब पूरा का पूरा ये पिलर ना एक ही पत्थर है, ये पूरा पूरा। ऐसा नहीं है कि अगर ये पिलर मैंने बनाया है तो इसमें एक पत्थर ये रहा, एक पत्थर ये रहा, मतलब एक पत्थर ये रहा, इस तरीके से ये चार पत्थर एक ही पत्थर से। जबकि जो ईरानी पिलर था वो अलग अलग, ये चार पत्थरों से ऐसे डिवीजन में था। ओके, ये मौर्यन वाला मोनोलिथिक था, मतलब एक ही पत्थर है पूरा पूरा, ठीक है। तो हम जो पर्शियन जो रानियों की आर्ट्स वगैरह थी, पिलर्स वगैरह बनाने की, वो हम एक तरह से मॉडर्न आर्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अब थ्रू ईरानियन, अब ईरानियंस के थ्रू मैं सबसे पहले तो ईरानी आ ही गए थे। ओके, तो इनके द्वारा ही जो ग्रीक्स थे, उन्हें पता चल गया कि भाई इंडिया में बहुत ज्यादा वेल्थ है संपत्ति के बारे में, एंड प्रिपेयर टू ग्राउंड फॉर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अब उसी ने ही जो कुछ, ठीक है, जो रीजन्स वगैरह थे कि भैया अलेक्जेंडर्स का आक्रमण होगा, ठीक है, तो ये वेल्थ वगैरह थी, इसी की वजह से ही अलेक्जेंडर के दिमाग में आया कि भाई यहाँ पर हमें आक्रमण करना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा संपत्ति वगैरह मिलेगी, लूट मार करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें थी, यही जो मेन रीजन थे जो अलेक्जेंडर के आक्रमण का कारण बने। अब देखो इफेक्ट हमने देख लिया कि भैया ट्रेड बढ़ा, खरोष्ट लिपि आई, ठीक है, आर्ट आर्ट में, आर्ट एंड कल्चर में ये वगैरह मोनोथर प्लर्स हो गए, बेल शेप्ड एबेकस हो गया, ठीक है, इसके बारे में इसमें इंक्रीमेंट हुई। ओके, इसके बारे में पता चला, और इसी की इन्हीं की वजह से ही जो अलेक्जेंडर का इन्वेशन है वो हुआ। अब बात करते हैं मकदूनिया इन्वेशन, मतलब जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर। ओके, तो वो आया था अलेक्जेंडर, कौन था वो? सन था, बेटा था किसका? फिलिप का। जो मकदूनियाई राजा था उसका बेटा फिलिप का पुत्र था वो। अब वो किंग बना 336 बीसी में। अलेक्जेंडर एशिया माइनर को जीता उसने, ठीक है, अलोंग विद ईरान को, इराक को। उसके बाद उसने किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर, फ्रॉम ईरान, वहां पर आक्रमण वगैरह किया। ओके, तो नेक्स्ट उसने जीत लिया था किसको? रूल ऑफ पर्शिया, पर्शिया वगैरह को, जो बेबीलोन है, बाय डिफीटिंग पर्शियन किंग डेरियस। डेरियस थर्ड जो लास्ट रूलर था, ओके, ईरान का, तो उसको हराकर, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ अरबेला, जो 330 बीसी में हुई थी। ओके, हो सकता है बैटल ऑफ अरबेला के बारे में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, किस किस के बीच हुई थी ये? किसके? डेरियस थर्ड जो ईरानी शासक था, और मकदूनियाई शासक कौन था? अलेक्जेंडर, इन दोनों के बीच हुई थी। ओके, अलेक्जेंडर अट्रैक्ट हुआ किसको? अब वो तो मैंने पहले बता दिया कि इंडिया की वेल्थ को लेकर। तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट था ना, जिसके बारे में मैंने बताया था कि वहां पर यूनिटी वगैरह तो थी नहीं, डिसयूनिटी आ गई थी। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जस्ट बिफोर Alexander's invasion there were many small rulers, छोटे छोटे रूलर्स लाइक आम्बी हो गया तक्षशिला का, ठीक है, पोरस हो गया इस रीजन में झेलम रिवर के पास, जिसे हेड स्पीच का युद्ध भी बोलते हैं, जो पोरस के साथ हुआ था। तो आम्बी ने क्या किया था कि आम्बी ने तो अलेक्जेंडर की जो सॉवरेंटी थी वो स्वीकार कर ली थी कि भैया ठीक है, मैं आपके अधीन हूँ, आप ताकतवर हैं, जीत जाए। तो जब, और इसके बारे में एक और बात कहा जाता है आम्बी की में कि इसने युद्ध भी नहीं किया था, ठीक है, ऐसे ही बिना युद्ध की अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद जब बात करते हैं पोरस की, तो पोरस ने उनके साथ युद्ध किया था, इसके साथ, सिकंदर के साथ, कि भैया मैं क्यों आपके सामने सरेंडर करूं, मैं तो युद्ध लड़ूंगा। तो जब युद्ध हुआ, तो उसमें जो युद्ध हुआ था, हेड स्पीच का युद्ध, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ हेड स्पीच, जो रिवर, कौन रिवर किसके पास, कौन सी रिवर के पास हुआ था हेड स्पीच का युद्ध? झेलम रिवर। और झेलम को क्या बोलते हैं? वितस्ता बोलते थे उस टाइम, ठीक है, वितस्ता रिवर बोलते थे। ओके, तो ये चीज हो गई। अब जब उन्होंने अच्छी ढंग से युद्ध किया था, तो उसकी जो युद्ध कला है उनसे इंप्रेस हो गया कौन? अलेक्जेंडर। तो इंप्रेस होकर, हालांकि पोरस हार गया था, ठीक है, पोरस तो हार गया था, बट हारने के बाद भी अलेक्जेंडर ने उसके राज्य पर कब्जा नहीं किया, उसे वापस दे दिया। उसकी जो युद्ध कला है, युद्ध से, उसकी ताकत से प्रेस, उससे इंप्रेस हो गई। ओके, उसे वापस दे दिया, ही ग्रांटेड हिम हिज टेरिटरी बैक। तो द बैटल बिटवीन हिम एंड पोरस इज कॉल्ड बैटल ऑफ हेड स्पीच, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद अलेक्जेंडर्स की जो आर्मी थी, उन्होंने क्रॉस किया रिवर को, चेनाब को, चेनाब रिवर के पास आ गए, उसे क्रॉस किया, एंड एनेक्स द ट्राइब्स बिटवीन रावी एंड चेनाब, रावी और चेनाब के बीच में जो ट्राइब्स वगैरह थी, ठीक है, उनको जीत लिया। और उसके बाद, बट
उसकी जो आर्मी थी उसने मना कर दिया भाई व्यास रिवर के आगे जाने से। ओके, क्रॉस द व्यास, व्यास रिवर को आगे जाने से मना कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि दे हैव एग्जॉस्ट, इसके पीछे रीजंस क्या थे, अब देखो रीजंस के बारे में मैं बताऊंगा आपको। अलेक्जेंडर को फोर्स किया गया कि भाई वापस चलते हैं यहाँ से, जब उसकी आर्मी नहीं आई वो अकेले लड़के क्या करेगा। तो उसके बाद वो वापस चला गया, तो उसी रास्ते में जब वो अपने एरिया में जा रहा था, अपने जो घर जा रहा था, तो उसमें बेबीलोन जिसको जीता था, तो बेबीलोन में 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 32। आफ्टर हिज डेथ, अब उसके बाद भाई कोई राजा ऐसा हुआ नहीं जो उतना ताकतवर हो, तो भैया ग्रीक एम्पायर जो था वो क्या होगा, स्प्लिट टूट गया 321 बीसी में। ओके, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, कि भैया मेन रीजंस क्या थे। ओके, कि उसकी सेना जो है आगे क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो उसके पीछे पहला रीजन तो ये है कि भैया नंद वंश जो है, नंद डायनेस्टी, तो उसके बारे में काफी मतलब बातें हो रही थी कि भैया बहुत बड़ी सेना है उनकी। ठीक है, सेना में हाथी हैं और घुड़सवार सेना है। ठीक है, बहुत ताकतवर है। तो उसका बोलबाला था भाई नंद डायनेस्टी का, तो उस वजह से कहीं ना कहीं डर था। दूसरा ये है कि जो उसकी जो सेना थी ना, वो काफी टाइम से भाई बहुत टाइम से अपने घर से बाहर थी, तो घर की याद भी आ रही थी। ओके, एक चीज ये भी है। तीसरा ये है कि जो उसकी सेना थी वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, अब वो आराम चाहते थे। घर वापस इतना कुछ जीत लिया उन्होंने, भाई जीतते ही आ रहे थे, वो वहां से आ रहे थे। ठीक है, तो लड़ने को तैयार नहीं थी, घर की याद भी आ रही थी। ओके, सेना में एक नंद डायनेस्टी को लेकर डर बैठ गया कि भाई बहुत ताकतवर है, मर जाएंगे मारे जाएंगे क्या होगा हमारा। ओके, तो ये सारी चीजें उनको लेकर थी। अब उसके बाद नॉर्थ वेस्ट एरिया में अलेक्जेंडर ने अपने 4 जनरल्स को छोड़ दिया था। ठीक है, चार्ज दे दिया था वहां पर रीजन्स का कि भैया आप ये चीज आप संभालो, मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ जहां से मैं आया था, मैं वहीं पर रूल करूंगा, मैं सेंटर में, बाकी जो एरिया मैंने जीता है वो आप संभालो। तो वन ऑफ देम कौन सा था, सेल्यूकस निकेटर, हु वुड लेटर ट्रेड हिज टेरिटरी इन द इंडस वैली, तो ट्रेड वगैरह की और विद चंद्रगुप्त मौर्य, इसी को ही हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, जब इसकी बेटी से शादी हुई थी। ओके, तो यूडामस जो था वाज द लास्ट जनरल ऑफ अलेक्जेंडर इन इंडिया, लास्ट जनरल कौन था, ये था यूडामस। ठीक है, ये देखो ये कॉइन्स वगैरह उसने चलाए थे। अब इसने क्या किया था कि भैया जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर था, तो उसने कुछ शहरों का निर्माण करवाया था, सिटी वगैरह का, जिसमें अलेक्जेंड्रिया हो गया। ओके, एक बूके फैला हो गया, बूके फैला का नाम किसके नाम पर रखा था, अपने घोड़े के नाम पर। ठीक है, तो और उसने एक जियोग्राफिकल जो थी, जियोग्राफिकल डिस्कवरी को भी प्रमोट किया था कि भाई बहुत सारी चीजें डिस्कवर होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखी इसके बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में। अब बात करते हैं कि भैया जब इसने आक्रमण किया था को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा भाई इंडिया के ऊपर, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। कि इफेक्ट्स क्या हुआ इन मकदूनियाई इन्वेशंस का, तो इफेक्ट ये पता कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नॉर्थ इंडिया में अंडर द मौर्य, तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुई जब मौर्य लोग आए तो उन्होंने यूनिफाइड किया उसको। आफ्टर द इन्वेजन देयर वाज डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस, इंडिया और ग्रीस के साथ, इंडिया और ग्रीस का डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। ओके, इनके साथ ट्रेड वगैरह भी हुई, ये सारी चीजें। ओके, नए रास्ते खुले। तो पोस्ट द इन्वेजन देयर वर इंडो ग्रीक रूलर्स इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडो ग्रीक रूलर्स भी थे, जो हम बहुत सारे के बारे में बात भी करेंगे कि जब मॉडर्न पीरियड के टाइम पीरियड में भी आए थे, उसके बाद भी आए थे। ओके, तो उनके बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट ये आए, तो ग्रीसियन इम्पैक्ट ऑन इंडियन आर्ट, इंडियन आर्ट पर इनका इम्पैक्ट पड़ा, जो कहाँ पर देखा जाता है, वो गंधार कला स्कूल ऑफ आर्ट्स में देख सकते हैं हम लोग। ओके, गंधार कला जो है वो लेकर भी आए थे। गंधार कला, 2 कलाएं थी, एक गंधार आर्ट और एक मथुरा आर्ट। मथुरा आर्ट जो थी वो हमारे यहीं की थी, और जो गंधार आर्ट थी वो ये लोग लेकर आए थे मकदूनिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिनिश होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की। अब मौर्यन एम्पायर को, अब यहाँ से हम एक टर्न मारेंगे कि भैया मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, यहाँ से हम उसे थोड़ा
स्टॉप विराम देते हैं। हम बात करेंगे कि भैया 6th सेंचुरी में, 6th BC में किसके बारे में, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो हमारा उस वक्त आया, फोर्स में आया, कि उसके पीछे के रीजंस क्या है, क्यों वो डेवलप हुए, क्यों आए, वो अस्तित्व में क्यों आए, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, उनकी फिलॉसफी क्या रही, ओके, कहाँ कहाँ तक वो फैले, ठीक है, उनके पार्ट्स, सब ब्रांचेज वगैरह, ओके, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने महाजनपद और जो फॉरेन इन्वेशंस थे, मैकदुनियाई, पर्शियन, ठीक है, उनके बारे में जाना, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब शेयर जरूर करें जिसको भी जरूरत हो। तो यहाँ पर ये कोर्स कराया जा रहा है, ओके। तो प्री 2024 को ध्यान रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है 100 डेज विद 100 टॉपिक्स की, जिसमें आपका जो एंशियंट हिस्ट्री है वो पूरा करवाया जाएगा। और इसके पीछे भी एक रीजन है कि भाई एंशियंट हिस्ट्री को क्यों पूरा करवाया जाएगा। आप 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए यूपीएससी के, आपको पता चल जाएगा कि जहाँ की पहले जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती थी मॉडर्न हिस्ट्री पर पूछती थी ज्यादा, बट अब उसने एक टर्न मारा है एंशियंट हिस्ट्री की तरफ। अब उसने एंशियंट हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। आप 2023 का ही क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे हैं बस, ओके। ज्यादातर क्वेश्चन किससे, एंशियंट हिस्ट्री थे। इस वजह से एंशियंट हिस्ट्री को आपका पूरा करवाया जाएगा इसे, ओके। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।